1 2 3। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अडानी ग्रीन के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। देखो, आज इस वीडियो में हम अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक की फुली डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एक एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का हम पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। साथ में जो इसका फंडामेंटल है उसके पिटारे से देखते हैं क्या निकल के आता है। स्टॉक में हमें कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और कितनी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो अडानी ग्रुप जो है फिलहाल एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे चुनौतियों से जूझ रहा है। देखा जाए तो अगस्त के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है जो अडानी ग्रुप में चल रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो अगर देखा जाए तो उन्होंने दुबई में एक नया पावर प्लांट वहाँ पे लगाया जो पूरे एशियन एरिया को वो पावर सप्लाई देने की एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। साथ में हिंडल्सबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसने भी अडानी ग्रुप पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला। ठीक है, काफ़ी गिरावट उसकी वजह से मार्केट में देखने को मिली। साथ में जो अडानी पावर है वहाँ पे भी क्या है कि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही। बांग्लादेश के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अडानी पावर के अंदर जो जितने भी कोयला आता है वो बांग्लादेश से आता है और वहाँ पे इस टाइम जो बॉर्डर है पूरी तरह से सील हो चुके हैं। साथ में वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी बंद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो गया। साथ में बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट या रूलर बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे जितने भी प्लांट है अडानी पावर के वो लगभग बंद पड़े हुए हैं। ठीक है, महीने में काफ़ी टाइम वो बंद रहते हैं। साथ में जो बड़े बड़े एग्रीमेंट उन्होंने कर रखे हैं पावर सप्लाई के, बस उनको वो कैसे ना कैसे करके कोयले की आपूर्ति करके या पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो वहाँ पे दे रहे हैं। तो काफ़ी तरह के फैक्टर है जो अडानी ग्रुप पे इस तरह आज के टाइम देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो आज के टाइम जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है जिन स्टॉक्स में, वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ही हैं। आप इसके कोई भी ग्रुप देख सकते हो, कोई भी इस ग्रुप के स्टॉक देख सकते हो, वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी भारी भरकम आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर देखो स्टॉक की बात करें यहाँ पे लास्ट 5 डेज की, तो यहाँ पे कम से कम 145 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट, 185 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। साथ में अगर इसके 1 मंथ की बात करें तो ये भी स्टॉक 1 मंथ से भी लॉस में चल रहा है। साथ में अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे देखो कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। 0.55 पैसे का एक अच्छा खासा सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है 6 मंथ में, जबकि स्टॉक इतना बड़ा है। स्टॉक की जो प्राइस वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है। 1 ईयर की बात करें तो मात्र 290 रुपए का यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में यहाँ पे कितनी ज़्यादा गिरावट होने वाली है, आज की अगर गिरावट की बात करें तो 13 रुपये 85 पैसे की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। देखा जाए तो 0.73% की यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है, स्टॉक लगातार गिरावट कर रहा है पिछले 1 महीने से और स्टॉक में एक अच्छा खासी यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कितनी गिरावट होगी या आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन वो सारी चीज़ें तो सिर्फ फंडामेंटल की एनालिसिस ही हमें बता सकती है। देखो, अगर स्टॉक के लास्ट प्राइस की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर क्या है कि जो लास्ट ईयर ये स्टॉक 815 रुपये से चल के 815 रुपये 55 पैसे से चल के 2174 रुपये के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से 2.5 गुना के आसपास हो गया। एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर्स को देखने को मिला। अगर इस स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर पी रेशो की बात करें तो पी रेशो इतना ज़्यादा है कि एवरेज से ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड ये बता रहा है इस टाइम। पी रेशो बोल रहा है कि भाई जो इसका एवरेज है उससे ज़्यादा ही इसमें आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखा जाए तो एक गुड एवरेज के अंदर इसका जो पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन इतना पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने के बाद भी स्टॉक के अंदर इतना पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पा रहा। तो आपको क्या लगता है भाई यहाँ पे आपको कब से आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा? लेकिन जो हमारी एनालिसिस है वो तो यही बता रही है कि भाई यहाँ पे आपको अभी और भी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जो पॉजिटिव मोमेंटम कब से आएगा वो मैं फंडामेंटल के बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कब से आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो, इस स्टॉक को लेके लगातार हमारी 1.5-2 महीने से जबरदस्त कवरेज चल रही है। ठीक है, लगातार हम इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे पास जो आंकड़ा निकल के आया वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो का फंडामेंटल को समझना काफ़ी जरूरी है। एक नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे भी, कंपनी का आखिर कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है साथ में सेल्स एक्टिविटी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी की जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके ऊपर। तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करते हैं जून 2024 की। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू है 2000 करोड़ के आसपास है।
साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर कंपनी के नेट इनकम की बात करें 440 करोड़ है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 38% से ज़्यादा की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर डिल्यूटेड डीपीएस की बात करें तो 2.63 के आसपास है। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15.5% से ज़्यादा यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे 6.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर बात करें ओवरऑल घुमा के तो यहाँ पे कंपनी की जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट है काफ़ी ज़बरदस्त है, पॉजिटिव है। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में नियर 30% के आसपास यहाँ पे कंपनी ने रिवेन्यू गेन किया है। 2000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू है, लेकिन कंपनी की फिर भी परफॉर्मेंस डाउन है। इसके पीछे के और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो फैक्टर है इसकी थोड़ी सी डीपली हम स्टडी करने वाले हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल में और क्या क्या यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स निकल के आते हैं कि यहाँ स्टॉक्स में जो इतनी गिरावट हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें स्टॉक की मार्केट कैपिटल की, तो देखो जो स्टॉक की मार्केट कैपिटल है वो 3000 करोड़ के आसपास है। देखो जिस प्राइस रेंज के हिसाब से स्टॉक चल रहा है और जिस सेक्टर का ये स्टॉक बिलोंग करता है उसके आसपास 30 लाख करोड़ की कोई मतलब जो मार्केट कैपिटल है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। सजलोन एनर्जी की बात करें तो सजलोन एनर्जी का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, लेकिन जो उसकी मार्केट कैपिटल है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास ही है। ठीक है, लेकिन अगर जिस हिसाब से इसका जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ हमें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल जो होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है। ठीक है, देखो मार्केट कैपिटल का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी स्टॉक पे। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल जितनी ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। लेकिन अगर मार्केट कैपिटल जितनी ज़्यादा कम मिलेगी आपको वहाँ पे जितनी ज़्यादा कम मिलेगी वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में स्टॉक में एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। और ये कैसे होता है इसके पीछे का एक फैक्टर बताता हूँ। क्योंकि जब भी शेयर चलता है तो हमारे इंडियन स्टॉक के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब शेयर दौड़ता है तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जब स्टॉक गिरेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो वहाँ पे प्रमोटर्स दब के वहाँ पे बाइंग करते हैं, जितना ज़्यादा गिरेगा उतना बाइंग करते हैं, जिससे स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिलता है। क्योंकि प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा करते हैं। अब बात करने वाले ऐसे दो की फैक्टर्स जो किसी भी स्टॉक की जान होती है, जिससे पता चलता है कि भैया आपको स्टॉक के अंदर कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर जो एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो कितना मिलेगा, वो 6 रुपये 30 पैसे के आसपास है। अगर आरओसी की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल, तो जो यहाँ पे इक्विटी है उसका कन्वर्जन है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल, जो यहाँ पे 12.5 रुपये के आसपास है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको लग रहा है बुक वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन बुक वैल्यू से ही पूरे स्टॉक का पता चल जाता है। ये बिल्कुल स्टॉक की नाभि होती है, नाभि से पूरे की पूरा हेल्थ का पता चल जाता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है। देखो अगर शेयर के प्राइस की बात करें तो 1884 रुपये, लेकिन अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 38 रुपये 33 पैसे है। मतलब समझ सकते हो क्या है। देखो बुक वैल्यू क्या होती है सबसे पहले वो समझते हैं। स्टॉक का जो भी लाइफ टाइम सेल और बाय होता है तो उसकी जो भी एवरेज बन के आती है उस एवरेज को बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो किसी भी स्टॉक का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो बुक वैल्यू ही होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर वो अपनी शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो वहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो पिटाई होती है। साथ में डीआईआई, गवर्नमेंट, एफआईआई और जो प्रमोटर्स है उनकी भी दबके पिटाई का माहौल बन जाता है। और जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर पिट जाते हैं उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते, और कंपनी जो होती है डीलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। साथ में सेबी उसको एएसएम जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है। साथ में वहां पे उस कंपनी के ऊपर सर्विलेंस लग जाता है, उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, और अगर एक टाइम पीरियड के दौरान वो अपनी बुक वैल्यू से ऊपर प्राइस नहीं ले जाता तो कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और सारा शेयर की वैल्यू कितनी, सारे शेयर जीरो हो जाते हैं। ठीक है, और कंपनी को डिलिस्टिंग करके एनएससी बीएससी की लिस्टिंग से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है बुक वैल्यू का सारा खेल। अब देखी जाए तो यहाँ पे 84 रुपये 1884 रुपये शेयर चल रहा है, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो इतनी कम क्यों है। इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उन्होंने काफी ज्यादा माल सस्ते में उठा रखा है। मान लो कोई कंपनी है वो 1000 शेयर निकालती है, कि एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कोई कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में लॉन्च कर दिए, मान लो मैं प्रमोटर हूँ, मैंने और 10 रुपए का वो पर शेयर चल रहा है, तो मैं प्रमोटर हूँ, मैंने क्या किया 900 शेयर उठा लिए 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद उस स्टॉक को मैंने दौड़ाया, किसी ने 50 रुपए पे जैसे वो शेयर गया तो 50 पे किसी ने 10 शेयर खरीदे, फिर जैसे 100 पे गया तो किसी ने 50 खरीदे, फिर वो 200 250 500 तक गया, तो वहां तक जाते जाते जो 100 क्वांटिटी बची हुई थी वो 500 रुपए तक जाके खत्म हो गई।
लेकिन एवरेज घूम फिर के कितनी आएगी, 30-35 रुपए की। तो आप देखोगे प्राइस पहुंच चुका है, एवरेज 30-35 की आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा माल तो प्रमोटर ने सस्ते में पहले ही खरीद लिया। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जब ज्यादा होती है तो लॉन्ग टर्म वहां पे रिटर्न ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर एवरेज वहां पे आती है प्रमोटिंग होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टर्स के, तो वहां पे शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इस स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपए। देखो फेस वैल्यू क्या होती है, अगर किसी भी केस में कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और आपकी सारे शेयर्स वगैरह की क्वांटिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे एज ए रिकवरी आपको पर शेयर 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आपने शेयर चाहे कितने भी रुपए का खरीदा हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पर क्वांटिटी आपको 10 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट आपको मिलेगा, अगर कंपनी किसी भी केस में डीलिस्ट हो जाती है तो। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कोई भी कंसीडर नहीं करता, क्योंकि मान लो अगर आपने कोई भी शेयर खरीदा है तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट गेन करके ही निकलोगे। लेकिन अगर आपको मार्केट में न्यूज का पता चल गया कि भाई यहाँ पे कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो या तो आप प्रॉफिट गेन करके निकल जाओगे, बुक करके निकल जाओगे, या फिर आप थोड़े बहुत लॉस के साथ निकल जाओगे, लेकिन आप फेस वैल्यू का इंतजार नहीं करोगे। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना कितना रिटर्न मिलेगा, कितने कितने टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे अगर 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, 1 मंथ में भी यहाँ कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 6% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ में आपको 6% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 17% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 98% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे कोई भी रिटर्न नहीं है। 3 ईयर्स की होल्डिंग करोगे तो 63% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 4 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 150% के आसपास या 152% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 ईयर्स के लिए इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 3236% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, अगर 5 साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 150-200 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो स्टॉक्स के अंदर जो लॉन्ग टर्म है वो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में 9 मंथ से पहले आपको कोई भी खास रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, या फिर 3 मंथ से पहले आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में 3 मंथ और 9 मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न है। पहले भी मैंने बता दिया था बुक वैल्यू यहाँ पे काफी कम है, तो प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और किस किस ने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है, उसका होल्डिंग पैटर्न, उसका जो रेशियो है वो चेक करते हैं। अगर प्रमोटर की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 56.27% यहाँ पे होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 57.52% के आसपास हो गई। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 1.47% की यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल भी सेम है 1.47%। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 18.26% थी, जो इस साल घट के 16.91% के आसपास आके होल्डिंग रुक गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 24% थी, 24% थी, जो इस साल बढ़ के 24.11% हो गई। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है इसकी होल्डिंग बढ़ गई, साथ में जो है यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ गई। ठीक है, बाकी की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, डीआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे गिर गई। ठीक है, तो देखो एक एक्सपर्ट क्या बोलता है कि भाई आपके पास अगर आप किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हो तो वहां पे मिनिमम प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो देखो जो एक्सपर्ट बोलते हैं वो ये कहते हैं भाई अगर आप कहीं पे भी अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे इन चारों की होल्डिंग का जो रेशियो है 35% या फिर इससे ज्यादा आपको देखने को मिलना चाहिए। अगर 35% या इससे ज्यादा, जितना भी ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपको स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक जबरदस्त लेवल की परफॉर्मेंस आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग अगर 35% से नीचे मिलेगी तो उस स्टॉक में मेरे हिसाब से एडवाइस ये है कि भाई आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, या फिर आप वहां से जितने जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, क्योंकि वहां पे जैसे प्रमोटर्स की अगली होल्डिंग सोल्ड आउट होगी उसके बाद आपको पोर्टफोलियो में लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना रिस्क क्यों लेना, जब स्टॉक मार्केट में काफी स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर 70, 80, 90% के आसपास भी प्रमोटर होल्डिंग होती है, तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 75% की नियर बाई होल्डिंग है इन चारों की, प्रमोटर की, डीआईआई की, एफआईआई की और गवर्नमेंट की। इन चारों की होल्डिंग मिला के जो रेशियो बनता है 75% होता है।
जो काफी जबरदस्त है कि भाई स्टॉक में आने वाले टाइम में एक जबरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक एक काफी ताबड़तोड़ तरीके से भागने वाला है। अब बताने वाले हैं स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम आपको कब से देखने को मिलेगा। जो इसका पॉजिटिव मोमेंटम है वो आपको अगले हफ्ते से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की अडानी पावर की सबसे बड़ी अपडेट, साथ में एक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जितने भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिलती रहे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। साथ में अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।